नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। स्वागत है आपका हमारे यूपी बुलेटिन एक्स भरोसेमंद न्यूज चैनल में। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में से उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। बहुत मेहरबानी होगी। कानपुर के स्वरूप नगर स्थित भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में महिला के लॉकर से करीब 50 लाख रुपए के जेवर गायब होने का मामला सामने आया है। महिला के अनुसार उन्होंने 23 साल पहले बैंक में लॉकर लिया था और उसमें जेवर रखे थे। 27 जुलाई को लॉकर खोलने पर सभी जेवर गायब मिले। महिला ने बैंक में शिकायत दर्ज कराई है। मामले की जांच में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। ग्रेटर नोएडा के इमलिया गांव में दिल्ली पुलिस के एक सहायक पुलिस अधीक्षक के बंद मकान में चोरी हो गई। अज्ञात बदमाश देर रात ताला तोड़कर घर में दाखिल हुए और नकदी, सोने चांदी के आभूषण समेत कीमती सामान लेकर फरार हो गए। सोमवार को सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। टीमों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए। अब सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपियों की पहचान का प्रयास किया जा रहा है। गाजियाबाद कमिश्नरेट के मसूरी थाना क्षेत्र के बयाना गांव में रविवार रात सांप के डंसने से 15 वर्षीय किशोरी की मौत हो गई। मृतका की पहचान साक्षी के रूप में बताई गई है। जानकारी के मुताबिक रात करीब 8 बजे साक्षी घर में जूठे बर्तन साफ कर रही थी। इसी दौरान काले रंग के सांप ने उसके हाथ में डंस लिया। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाई। बरेली के भोजीपुरा थाना क्षेत्र में रविवार को बड़ा रेल हादसा टल गया। पचदौरा दोरिया स्थित रेलवे फाटक संख्या 288 पर एक अनियंत्रित ट्रैक्टर बंद बैरियर तोड़कर रेलवे ट्रैक पर पहुंच गया। इसी दौरान वहां से गुजर रही गोरखपुर इज्जतनगर एक्सप्रेस ट्रेन के पिछले हिस्से से ट्रैक्टर टकरा गया। गनीमत रही कि ट्रेन का अगला हिस्सा निकल चुका था, जिससे बड़ी जनहानि नहीं हुई। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। वाराणसी में 220 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे दाल मंडी प्रोजेक्ट को लेकर रविवार को धार्मिक आयोजन हुए। एक और प्रोजेक्ट का भूमि पूजन किया गया, वहीं दूसरी ओर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मस्जिद में दुआ ख्वानी की। सुबह करीब 11 बजे शहर दक्षिणी के विधायक नीलकंठ तिवारी भूमि पूजन में शामिल हुए। श्रावण मास की एकादशी के अवसर पर पंडित भोलेनाथ पांडे ने विधि विधान से भूमि पूजन कराया। बरेली के रामपुर गार्डन स्थित हीलियोस जिम में गाड़ी क्षतिग्रस्त होने को लेकर शुरू हुआ विवाद मारपीट तक पहुंच गया। प्रेमनगर निवासी थर्ड जेंडर सलमान उर्फ मन्नू सूरी ने जिम संचालक अश्विनी शर्मा और उनके साथियों पर मारपीट, अभद्रता और छेड़छाड़ के आरोप लगाए हैं। घटना से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया है और पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी है। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश के कारण मैदानी क्षेत्रों में नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर करीब 64 मीटर तक पहुंच गया है। हालांकि ये चेतावनी बिंदु 70.26 मीटर और खतरे के निशान 71.26 मीटर से काफी नीचे है। सावन में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन अलर्ट है। तटीय क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है और अधिकारियों को लगातार निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। एटा के मेहची क्षेत्रों में मकान का जर्जर छज्जा अचानक गिरने से 5 बच्चियां घायल हो गई। बताया गया कि हादसे के समय बच्चियां छत पर गोह देखने के लिए छज्जे पर चढ़ी थी। इसी दौरान छज्जा भरभरा कर नीचे गिर गया। हादसे के बाद सभी घायल बच्चियों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और जानकारी जुटाई। गाजीपुर में गोरखपुर वाराणसी 4 लेन हाईवे पर बाइक और ट्रक की टक्कर में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। तीनों युवक जल चढ़ाने के लिए मार्कंडेय महादेव मंदिर जा रहे थे। हादसे के बाद परिवारों में मातम छा गया। बताया गया कि एक मृतक की पत्नी गर्भवती है, जबकि दूसरे की बेटी का जन्म सिर्फ 10 दिन पहले हुआ था। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर महाराजगंज में भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सोमवार को जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल और पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी ने सोनौली बॉर्डर का औचक निरीक्षण किया। अधिकारियों ने सीमा पर सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था का जायजा लिया। इसके साथ ही निर्माणाधीन इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के काम की भी समीक्षा की गई। संबंधित अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखने और जरूरी दिशा निर्देशों का पालन कराने को कहा गया। FCRA बिल को लेकर संसद के बाहर भी राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए भारतीय धन के विदेश जाने और विदेशी फंड पर लगने वाली पाबंदियों को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि FCRA के जरिए संस्थाओं पर नियंत्रण हासिल करने की कोशिश की जा रही है। इसी दौरान अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी को लैंड माफिया पार्टी भी बताया। सीतापुर में बड़ा गांव से मितौली तक जाने वाला करीब 4 किलोमीटर लंबा संपर्क मार्ग पिछले 15 वर्षों से बदहाल है। सड़क पर जगह जगह गहरे गड्ढे होने के कारण करीब 25,000 की आबादी को परेशानी उठानी पड़ रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय से सड़क की मरम्मत की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ। राहगीरों, स्कूली बच्चों और मरीजों को आवागमन में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। लखनऊ में मेयर सुषमा खरकवाल और बीजेपी के कुछ पार्षदों के बीच विवाद गहरा गया है।
1 दर्जन से ज्यादा पार्षदों ने आरोप लगाया है कि उन्हें विकास कार्यों के लिए फंड आवंटित नहीं किया जा रहा। उनका कहना है कि मई में जारी 68 करोड़ रुपए से अधिक के बजट में 45 पार्षदों को कथित तौर पर कोई राशि नहीं मिली। नाराज पार्षदों ने केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह से शिकायत की। मेयर ने भी अपना पक्ष रखा। प्रयागराज के केपी ग्राउंड में छात्रों की गूंज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता और वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बड़ी संख्या में मौजूद छात्रों से संवाद किया और उनकी बात सुनी। आयोजन में युवाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। कार्यक्रम को लेकर छात्रों में उत्साह देखने को मिला। बड़ी संख्या में छात्र मौके पर मौजूद रहे और राहुल गांधी से बातचीत की। योगी सरकार ने हाउस टैक्स, वाटर टैक्स और सीवर टैक्स के लाखों बकायेदारों को राहत देने का फैसला किया है। प्रदेश के सभी 762 नगरीय निकायों में एक मुश्त समाधान योजना यानी OTS लागू की जाएगी। इसमें 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका परिषद और 545 नगर पंचायतों के बकायेदार शामिल होंगे। योजना का उद्देश्य पुराने बकाये का आसान तरीके से निस्तारण करना है। इससे लोगों को राहत मिलने के साथ निकायों के राजस्व में भी सुधार की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में छात्रवृत्ति का इंतजार कर रहे विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की पूर्व दशम और दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया 11 अगस्त से शुरू हो रही है। पुराने छात्र 25 अगस्त तक नवीनीकरण के लिए आवेदन कर सकेंगे, जबकि नए छात्रों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 21 सितंबर निर्धारित की गई है। विद्यार्थियों को सलाह दी गई है कि वे समय सीमा का ध्यान रखते हुए अपना आवेदन जल्द पूरा करें। उत्तर प्रदेश के युवाओं को अपना कारोबार शुरू करने के लिए सरकार 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त और गारंटी मुक्त लोन देने की तैयारी में है। युवा उद्यमी योजना के तहत पात्र युवाओं को संपत्ति गिरवी रखने की जरूरत नहीं होगी। सरकार ब्याज और गारंटी से जुड़ी व्यवस्था संभालेगी। योजना का उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना, नए उद्यमों को बढ़ावा देना और प्रदेश में रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति प्रक्रिया तेज हो गई है। सेवानिवृत्त जस्टिस प्रमोद कोहली की अध्यक्षता वाली कमेटी ने करीब 5200 आवेदनों की स्क्रीनिंग पूरी कर ली है। चयनित उम्मीदवारों के इंटरव्यू 11 और 12 अगस्त को आयोजित किए जाएंगे। इस बीच मंदिर की धार्मिक समिति ने सुझाव दिया है कि प्रशासनिक व्यवस्था के साथ मंदिर की परंपराओं का संचालन संतों के मार्गदर्शन में भी किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए सेना में भर्ती होने का बड़ा अवसर सामने आया है। प्रदेश के 6 प्रमुख शहरों में 17 अगस्त से तीसरी अग्निवीर भर्ती रैली आयोजित की जाएगी। ये भर्ती अभियान अप्रैल 2027 तक चलेगा और इसकी शुरुआत मेरठ से होगी। भर्ती को लेकर योगी सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्य सचिव ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों को अभ्यर्थियों के लिए आवास, सुरक्षा और यातायात की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। बुलंदशहर से गोवंश संरक्षण को ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जोड़ने की नई पहल शुरू हुई है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत पशुपालकों से 10 रुपए प्रति लीटर तक करने का लक्ष्य रखा गया है। योजना का उद्देश्य पशुपालकों को दूध के अलावा अतिरिक्त आय का साधन देना है। सफल होने पर इस मॉडल को प्रदेश के दूसरे जिलों में भी लागू करने की तैयारी है। यमुना सिटी यानी येडा को बड़े एजुकेशन हब के रूप में विकसित करने की तैयारी चल रही है। सेक्टर 17A और सेक्टर 22E में नई यूनिवर्सिटीज के लिए जमीन आवंटन और निर्माण का काम आगे बढ़ रहा है। 3 विश्वविद्यालयों ने नक्शा पास कराने के बाद काम शुरू कर दिया है, जबकि 4 अन्य संस्थानों की प्रक्रिया जारी है। गलगोटिया और नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के अलावा कई नए बड़े शिक्षण संस्थान भी यहां अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में रंग दे बसंती अभियान की शुरुआत की जा रही है। 11 से 14 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान में युवा कविता कला, संगीत और संवाद के जरिए अपनी बात रखेंगे। अभियान का उद्देश्य युवाओं को रचनात्मक अभिव्यक्ति का मंच देना और समाज में सकारात्मक संदेश पहुंचाना है। इसकी थीम बंदूक की जगह ब्रश और डर की जगह संवाद रखी गई है। यूपी कौशल विकास मिशन ने युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए होटल उद्योग के साथ नई प्रशिक्षण साझेदारी की है। इसके तहत लखनऊ और आगरा के 9 प्रमुख होटल समूहों को ट्रेनिंग पार्टनर बनाया गया है। इनमें ताजमहल, मैरियट, रमाडा और हयात जैसे प्रतिष्ठित होटल शामिल हैं। युवाओं को हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की व्यवहारिक जरूरतों के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण और प्रमाण पत्र के बाद युवाओं को होटल उद्योग में नौकरी मिलने के अवसर बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में दिव्यांग बच्चों के लिए शैक्षिक भ्रमण योजना शुरू की जा रही है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत अक्टूबर से अगस्त के बीच कुल 225 भ्रमण आयोजित किए जाएंगे। प्रत्येक जिले में 3 भ्रमण होंगे और हर भ्रमण में 50 दिव्यांग बच्चे शामिल होंगे। इस योजना के लिए हर जिले को 1.5 लाख रुपए का बजट दिया गया है। इसका उद्देश्य बच्चों को पढ़ाई के साथ बाहरी दुनिया का व्यवहारिक अनुभव देना है। कस्ता क्षेत्र के सिकरिया गांव में कुंभी चीनी मिल ने मानसून गन्ना बुआई अभियान की शुरुआत की है। गन्ना प्रबंधक ने किसानों के साथ उन्नत प्रजाति को 20,016 की बुआई कराई और वैज्ञानिक तरीके अपनाने की सलाह दी। किसानों से 4 फीट की दूरी पर बुआई करने, बीज उपचार करने और स्वीकृत उन्नत प्रजातियों का इस्तेमाल करने को कहा गया। इन उपायों का उद्देश्य गन्ने की पैदावार बढ़ाने के साथ चीनी की रिकवरी में सुधार करना है।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने पश्चिमी यूपी में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। बहराइच, बिजनौर और मुरादाबाद जैसे इलाकों में ओवैसी की जनसभाओं में भीड़ जुटने का दावा किया जा रहा है। इससे सपा और कांग्रेस गठबंधन की चिंता बढ़ने की चर्चा है। 2022 के चुनाव परिणामों को देखते हुए समाजवादी पार्टी AIMIM के प्रभावशाली नेताओं को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। चुनाव से पहले सियासी गतिविधियां तेज हैं। उत्तर प्रदेश में संगठन को मजबूत करने के लिए कांग्रेस ने नई रणनीति तैयार की है। पार्टी ने आंध्र प्रदेश के पूर्व सांसद शेख मस्तान को प्रदेश में अहम जिम्मेदारी सौंपी है। कांग्रेस का फोकस उन इलाकों पर है जो कभी पार्टी के मजबूत गढ़ माने जाते थे, लेकिन पिछले 3 दशकों में वहां उसका प्रभाव कमजोर हुआ है। पार्टी NCR और पश्चिमी यूपी में जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर आगामी चुनावों की तैयारी कर रही है। उत्तर प्रदेश की सियासत में युवा मतदाताओं की भूमिका आगामी विधानसभा चुनाव में अहम मानी जा रही है। चुनावी आंकड़ों के विश्लेषण के अनुसार पिछले चुनाव में 99 सीटों पर जीत हार का अंतर 10,000 वोटों से कम रहा था। ऐसे में करीब 15% युवा मतदाता कई सीटों के परिणाम प्रभावित कर सकते हैं। रोजगार, पेपर लीक और महंगाई जैसे मुद्दों पर युवाओं का रुख 2027 के विधानसभा चुनाव में कई राजनीतिक दलों के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने के मामले में अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। लखनऊ पीठ में दाखिल 4 जनहित याचिकाओं को मुख्य न्यायमूर्ति के आदेश पर इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया है। ये फैसला राज्य सरकार के आग्रह के बाद लिया गया है। अब अदालत इस मामले में सुनवाई करेगी कि पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद प्रधानों को प्रशासक नियुक्त करना नियमों के अनुरूप है या नहीं। लखनऊ के गोमती नगर विस्तार स्थित है सिटी विस्तार सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ने संचालन के 2 साल पूरे कर लिए हैं। इस दौरान अस्पताल में पीडियाट्रिक ICU और रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट जैसी आधुनिक सुविधाएं शुरू की गई हैं। अब अस्पताल प्रबंधन रेडियोथेरेपी, MRI और ऑर्गन ट्रांसप्लांट जैसी गंभीर चिकित्सा सेवाएं शुरू करने की तैयारी कर रहा है। प्रबंधन का उद्देश्य मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराना है ताकि उन्हें उपचार के लिए दूसरे राज्यों का रुख न करना पड़े। लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड के बाद अवैध निर्माणों पर कार्रवाई के लिए यूपी सरकार आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करने जा रही है। इसके लिए जियो पोर्टल की मदद ली जाएगी जो सैटेलाइट इमेज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए अवैध निर्माणों की पहचान करेगा। विकास प्राधिकरण स्वीकृत नक्शे के विपरीत हो रहे निर्माणों की भी निगरानी कर सकेंगे। सरकार को उम्मीद है कि इस तकनीक से नियमों का उल्लंघन पकड़ने में तेजी आएगी और भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को संत कबीर नगर जिले के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो 567.76 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। दोपहर 1 बजे कांशीराम स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित जनसभा को मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में 38 विकास कार्यों का लोकार्पण और 81 नई परियोजनाओं का शिलान्यास प्रस्तावित है। इन परियोजनाओं से जिले में कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी सुविधाओं को मजबूती मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों और शिव भक्तों के नाम विशेष पत्र लिखकर कांवड़ यात्रा को सामाजिक जिम्मेदारी और सेवा का उत्सव बनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि श्रावण की यह पवित्र परंपरा करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ी है, इसलिए यात्रा को पर्यावरण के अनुकूल बनाया जाए और प्लास्टिक मुक्त जीवन का संकल्प लिया जाए। मुख्यमंत्री ने अपील की कि रास्ते में एम्बुलेंस या स्कूल वाहन आए तो उसे प्राथमिकता से रास्ता दिया जाए। लखनऊ में GST ऑफिसर सर्विस एसोसिएशन के 25वें वार्षिक अधिवेशन में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अधिकारियों को कई मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि राज्य कर विभाग प्रदेश के राजस्व में 50% से अधिक योगदान देता है। ऐसे में अधिकारियों की पदोन्नति, कैडर पुनर्गठन और पदनाम बदलने से जुड़ी मांगों पर वह मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे। पाठक ने अधिकारियों का मनोबल बढ़ाने के लिए समयबद्ध पदोन्नति की जरूरत भी बताई। सुल्तानपुर नगर पालिका परिषद ने जिले की खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए बड़ी पहल की है। सिविल लाइन स्थित करीब 1 दशक से बदहाल मजरू सुल्तानपुरी पार्क को 1.5 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक स्पोर्ट्स हब के रूप में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना के तहत होने वाले इस कायाकल्प के बाद खिलाड़ियों को आधुनिक खेल उपकरण और अभ्यास की बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। इससे स्थानीय प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलने की उम्मीद है। बसपा प्रमुख मायावती ने बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकारों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय संपत्तियों को बेचने के बजाय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए जाने चाहिए। मायावती ने जंतर मंतर पर बेरोजगारी और शिक्षा को लेकर चले 36 दिवसीय आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि इन समस्याओं को राष्ट्रीय महत्व मिल रहा है। उन्होंने ठोस नीतियों के जरिए रोजगार और महंगाई की समस्या दूर करने की जरूरत बताई। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रवेश पत्र और आवेदन पत्र से संबंधित लिंक उपलब्ध करा दिए हैं। सफल अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन यानी DV और शारीरिक मानक परीक्षण यानी PST की प्रक्रिया 17 अगस्त 2026 से शुरू होगी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रवेश पत्र और आवेदन पत्र से संबंधित लिंक उपलब्ध करा दिए हैं। सफल अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे एडमिट कार्ड डाउनलोड कर निर्धारित केंद्र पर मूल दस्तावेजों और स्वसत्यापित प्रतियों के साथ समय से पहुंचे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को गोरखपुर में विशेष तिरंगा यात्रा की अगुवाई करेंगे। इस दौरान वह हाथों में राष्ट्रध्वज लेकर करीब 2.5 किलोमीटर तक पैदल चलेंगे। यात्रा नगर निगम परिसर में स्थित रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा से शुरू होकर रेलवे स्टेशन चौराहे पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा तक पहुंचेगी। इस कार्यक्रम के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शहरवासियों से अपने घरों पर पूरे सम्मान और गौरव के साथ तिरंगा फहराने का आह्वान करेंगे। मेरठ में प्रेम प्रसंग से जुड़े मामले में एक महिला पर अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रचने का आरोप है। पुलिस ने मामले में तेजी से कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर घटना का खुलासा करने का दावा किया है। पुलिस मुठभेड़ के दौरान आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से तमंचा, कारतूस और वारदात में इस्तेमाल किया गया गंडासा बरामद होने की बात कही गई है। मामले में आगे जांच जारी है। गुजरात के साबरकांठा में स्कूल के मिड डे मील को लेकर हैरान करने वाला मामला सामने आया है। स्कूल में खाना खाने के बाद 37 से ज्यादा बच्चों की तबीयत बिगड़ने की खबर है। बच्चों के बीमार पड़ने के बाद खाने की गुणवत्ता और सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। आरोप है कि बच्चों को परोसी गई मूंग दाल में छिपकली मिली थी। घटना के बाद प्रशासन ने मामले की जानकारी जुटानी शुरू कर दी है और जांच की जा रही है। श्रावण शिवरात्रि के पावन अवसर पर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा। बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा घाटों पर पहुंचे और पवित्र गंगा में स्नान किया। इसके बाद भक्तों ने काशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान शिव के दर्शन किए और विधि विधान से पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना की। मंदिर और गंगा घाटों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। बहराइच में रविवार देर रात मंदिर परिसर में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। खैरीघाट क्षेत्र के बाबा बुद्धेश्वर नाथ महादेव मंदिर में चाट की दुकान पर गैस पाइप फटने के बाद आग भड़क उठी। हादसे में एक महिला समेत 3 लोग झुलस गए। आग लगते ही मंदिर परिसर में मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। घटना की जांच की जा रही है। योगी सरकार ने हाउस टैक्स, वाटर टैक्स और सीवर टैक्स के लाखों बकायेदारों को राहत देने का फैसला किया है। प्रदेश के सभी 762 नगरीय निकायों में एक मुश्त समाधान योजना यानी OTS लागू की जाएगी। इसमें 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका परिषद और 545 नगर पंचायतों के बकायेदार शामिल होंगे। योजना का उद्देश्य पुराने बकाये का आसान तरीके से निस्तारण करना है। इससे लोगों को राहत मिलने के साथ निकायों के राजस्व में भी सुधार की उम्मीद है। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने केंद्र और राज्य सरकारों से सरकारी विभागों में खाली पड़े लाखों पदों को जल्द भरने की मांग की है। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया समयबद्ध और पारदर्शी होनी चाहिए, जिसमें पेपर लीक और भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश न हो। मायावती ने अपने शासनकाल का उदाहरण देते हुए कहा कि उस दौरान करीब 2.5 लाख पद सृजित किए गए थे। उन्होंने बेरोजगारी खत्म करने के लिए ठोस रोजगार नीति लागू करने की जरूरत बताई। वाराणसी में गंगा नदी का जल स्तर बढ़ने और तेज हवाओं के साथ ऊंची लहरों को देखते हुए प्रशासन ने छोटी बड़ी सामान्य नावों के संचालन पर रोक लगा दी है। ये फैसला पर्यटकों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। प्रतिबंध के दौरान केवल क्रूज संचालन की अनुमति रहेगी। प्रशासन ने बिना लाइफ जैकेट यात्रियों को बैठाने और नावों में ओवरलोडिंग करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। महाराजगंज पुलिस ने भीड़ भाड़ वाले इलाकों में चोरी करने वाले गिरोह की कथित सरगना मंजू को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार अपराध नियंत्रण के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। आरोपी महिला का लंबा आपराधिक इतिहास बताया जा रहा है और वो काफी समय से पुलिस की निगरानी में थी। गिरफ्तारी को पुलिस ने बड़ी सफलता माना है। कार्रवाई के बाद क्षेत्र में सक्रिय अन्य अपराधियों में भी हड़कंप मचा है। रक्षाबंधन और पिरान कलियर मेले में बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए रेलवे ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच विशेष ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। ये सुविधा 22 से 31 अगस्त के बीच बरेली, रुड़की, हरिद्वार और लखनऊ मार्गों पर उपलब्ध रहेगी। विशेष ट्रेनों के प्रमुख स्टॉपेज में मुरादाबाद, रामपुर, शाहजहांपुर और हरदोई शामिल हैं। यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मुरादाबाद से गुजरने वाली 8 प्रमुख ट्रेनों में अतिरिक्त कोच भी लगाए जाएंगे। अलीगढ़ में एक दंपत्ति पर भाजपा नेता को कथित हनी ट्रैप में फंसाकर रकम वसूलने का आरोप लगा है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी पति पत्नी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जांच में सामने आया कि गिरोह फर्जी फेसबुक आईडी के जरिए लोगों से संपर्क करता था। इसके बाद अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करने और पैसे ऐंठने का आरोप है। पुलिस अब गिरोह से जुड़े अन्य लोगों और संभावित पीड़ितों की जानकारी जुटा रही है। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे रविवार को हुई बारिश के बाद कई जगह धंस गया। बताया जा रहा है कि करीब 10 स्थानों पर सड़क प्रभावित हुई और कानपुर से लखनऊ जाने वाली लेन पर जलभराव की स्थिति बन गई। इससे यातायात भी प्रभावित हुआ। खास बात यह है कि एक दिन पहले ही NHAI की केंद्रीय टीम के तकनीकी सदस्यों ने एक्सप्रेसवे के ड्रेनेज सिस्टम को लेकर गंभीर सवाल उठाए थे। इसके बावजूद समस्या सामने आने से निर्माण गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कानपुर के बिठूर थाना क्षेत्र की एक युवती ने उपनिरीक्षक पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने और बाद में मुकरने का आरोप लगाया है। युवती ने पुलिस कमिश्नर से शिकायत कर न्याय की मांग की। उसके मुताबिक 30 जून को आरोपी SI घर आया और शादी से इनकार करते हुए जाति सूचक गालियां दी। थाने में सुनवाई न होने पर उसने उच्च अधिकारियों से शिकायत की। DCP पश्चिम ने जांच का आश्वासन दिया।
हरिद्वार से कांवड़ लेकर लौट रहे नरेश को बाइक सवार ने टक्कर मार दी। हादसे में नरेश घायल हो गया और उसकी कांवड़ भी खंडित हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। पुलिस ने बाइक चालक की तलाश शुरू कर दी है। घटना के बाद क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस सतर्क है और मामले की जांच जारी है। पीलीभीत के निजी अस्पताल में महिला मरीज की मौत के बाद परिजनों ने सोमवार को जिलाधिकारी कार्यालय ले पहुंचकर हंगामा किया। परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी और अस्पताल सील करने की मांग कर रहे थे। इस दौरान डीएम और सीएमओ से उनकी तीखी नोकझोंक हुई। मामला तब गंभीर हो गया जब कुछ परिजन पेट्रोल की बोतल लाने के लिए दौड़े। हालांकि पुलिस ने उन्हें समय रहते रोक लिया और स्थिति को नियंत्रण में कर लिया। बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी बढ़ने के कारण उत्तर प्रदेश के कई जिलों में शाम के समय घने बादल छाए और बूंदाबांदी के साथ हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार से मानसूनी गतिविधियां तेज होने की संभावना है और बारिश का दायरा बढ़ सकता है। पूर्वी और पश्चिमी यूपी के कई जिले प्रभावित हो सकते हैं। कानपुर परिक्षेत्र में 13 अगस्त तक मध्यम बारिश के आसार बने हुए हैं। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल सोमवार को मऊ दौरे पर पहुंचे। उन्होंने घोसी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक सुधाकर सिंह के आवास पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने फूलन देवी की जयंती, सपा की विचारधारा और आगामी चुनावों को लेकर पार्टी का पक्ष रखा। उन्होंने बसपा, ओम प्रकाश राजभर और सुजीत सिंह के राजनीतिक भविष्य समेत कई मुद्दों पर भी अपनी बात रखी। बदायूं में कचला गंगा घाट जल लेने जा रहे कांवड़ियों की ट्रैक्टर ट्रॉली में डीजे हाई टेंशन लाइन से टकरा गया। बिजली तार की चपेट में आते ही ट्रॉली में करंट फैल गया और कई कांवड़िए झुलस गए। हादसे में गंभीर रूप से झुलसे एक युवक की मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर प्रशासन और पुलिस की टीम पहुंची और जांच शुरू कर दी। उन्नाव में फ्रिज में रखी रसमलाई को लेकर शुरू हुआ विवाद मारपीट तक पहुंच गया। आरोप है कि शानू ने छोटे भाई और उसकी पत्नी के साथ मिलकर बड़े भाई पर लोहे की कैंची से हमला कर दिया। घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। विवाद के कारणों की जांच हो रही है।